सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का अध्याय 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया पढ़ेंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। इस अध्याय में हमें पत्रों की उपयोगिता बताई जा रही है कि पत्र की जो महत्वता है या जो इनके संदेश में हमें संतोष मिलता है, जो आनंद मिलता है, वह आजकल की आधुनिक तकनीक यानी ईमेल, फ़ोन या एसएमएस में नहीं मिलता है। और पुराने समय में जब ये टेक्नोलॉजीज़ डेवलप नहीं हुई थी, तब तो इनकी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी मानव के इतिहास में, विकास में। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। ये अलग अलग नाम से, अलग अलग भाषाओं में जिस जिस नाम से पत्र को कहा जाता है वह सब हमें यहाँ बताए गए हैं। जैसे तेलुगु में उत्तरम, जाबू और उर्दू में खत और हिंदी में पत्र। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। पत्र हमेशा हर एक की कुछ पहचान होती है। अगर आपने पत्र देखे हो, आजकल के समय में तो पत्र का चलन ही नहीं है, परंतु पत्र हर कोई अपनी अलग शैली में लिखता था और उसकी भाषा को देखकर ही लोग समझ जाते थे बिना पढ़े कि ये पत्र किसने भेजा होगा। और पत्रों की महत्वता क्या थी कि उन्हें जीवन भर लोग सहेज कर रखते थे और जब भी उनका मन करता था वे फिर से अपनी यादों को ताज़ा करने का काम करते थे पत्रों के माध्यम से। तो इसलिए पुराने समय में पत्रों की बहुत ज़्यादा उपयोगिता थी। एक पत्र हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्र का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं और पत्र एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आपको पता है डाकिया लेकर जाता है तो पता नहीं कितने सैकड़ों मीलों की दूरी पत्र तय करते हैं एक जगह से दूसरी जगह संदेश ले जाने में। भारत में ही लोगों रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। भारत में जो आंकड़ा है पत्रों के एक जगह से दूसरी जगह संचार होने का, वो 4.5 करोड़ के करीब है। तो आप देखिए भारत में पत्रों की कितनी महत्वता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलवे से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। पुराने समय में जब हमारी जो संस्कृति थी या साइंस का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो उस टाइम पर कैसे जाते थे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह? कुछ लोग लेकर जाते थे। वो लोग क्या होते थे जो बहुत तेज़ दौड़ सकते थे, उन लोगों को अपना मैसेंजर बनाते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह, या फिर घोड़े का यूज़ किया जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब रेलवे का इंजन बना, रेलवे आ गई, तो रेलवे के थ्रू जो है आपके तार यानी पत्र जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने लगे। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। आजकल तो आप जानते ही हैं टेलीफोन और वायरलेस से भी आगे हमारा ईमेल और मैसेज और व्हाट्सएप बहुत आगे तक आ चुका है। लेकिन मैसेज को या पत्र को हो, उसका प्रारूप बदला है, उसका स्वरूप नहीं बदला। जो मैसेज हम करना चाहते थे पत्र में लिखते थे, अब वो हम अपने फ़ोन के थ्रू लिखते हैं।
तो उसका भाव नहीं बदला है, केवल उसका प्रारूप बदला है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन में एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए और समय के साथ साथ जैसे विकास हुआ उसी तरह से पत्र लेखन और पत्र का एक जगह से दूसरी जगह संचार का तरीका भी विकसित होता चला गया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। आप जानते हैं आपके हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन का अलग से एक पूरा अध्याय है जिसको आप हर कक्षा में पढ़ते हैं, दोहराते हैं। नए नए पत्र आप लिखते हैं उसमें, कभी एप्लीकेशन की फॉर्म में, कभी शिकायती पत्र, कभी सुझाव पत्र, कभी अपने भाई की शादी में बुलाने के लिए या बधाई पत्र। तो ये सब क्यों शामिल किया गया? क्योंकि ये हमारी संस्कृति को विकसित करने में और आपके आने वाले भविष्य में आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए आपको ये सिखाया जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधन के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो व्यापारिक डाक होती हैं वो आज भी उतनी ही चलन में है जितनी कभी पहले होती थी। हाँ, जो आपके व्यक्तिगत पत्र हैं उनकी जगह आजकल ईमेल ने और आपके मैसेजेस ने, इन सब ने ले ली है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। आपने देखा होगा एक मूवी भी आई थी बॉर्डर, जिसमें पूरा एक गाना था इमोशंस को शो करने के लिए हमारे सोल्जर्स के। तो कितना सेंटिमेंटल था, कितने सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं हमारे सैनिकों के पत्रों के साथ, आप समझ सकते हैं। आप लोगों को तो नहीं, लेकिन हाँ, पहले ज़माने में लोगों को पत्रों का बहुत इंतज़ार रहता था और कोई ही ऐसा इंसान होगा जो पढ़ा लिखा नहीं भी था फिर भी वो दूसरों की हेल्प लेता था और पत्र ज़रूर एक दूसरे के से संबंध और उनकी जानकारियाँ, उनकी खैर खबर लेने के लिए वो हमेशा यूज़ किए जाते थे। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान। इनको पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आप जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है कि हम एसएमएस के मैसेज पढ़ते हैं और हमारा इनबॉक्स जब फिल हो जाता है हम उनको डिलीट कर देते हैं, लेकिन पत्र जब भी हमें मिलता है हम उसे अपने जीवन भर सहेज कर रखते हैं, और जब भी हमें उस इंसान की जिससे रिलेटेड वह पत्र होता है याद आती है, हम फिर से उसको पढ़ सकते हैं। तो हमारे संस्मरण कभी भी धूमिल नहीं पड़ते हैं, हमेशा हम उन्हें ताज़ा कर सकते हैं पत्रों के माध्यम से। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार व धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत ने इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। बहुत से ऐसे पत्र हैं जो हमें पुराने समय की बारे में अच्छी सी व्यापक जानकारी देते हैं कि उस समय कैसी स्थिति रही होगी, क्या राजनीतिक माहौल था, क्या सामाजिक, क्या आर्थिक व्यवस्थाएं थी। तो पुराने पत्रों की बहुत महत्वता है और ये बहुत से देशों के संग्रहालयों में, भारत के भी बहुत से म्यूजियम में बहुत सारे हमारे महापुरुषों के पत्र आज भी सहेज कर रखे गए हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए, और जो अंग्रेज लोग थे उनकी तो बुक्स भी बन गई है पत्रों की, जो उन्होंने लिखे थे अपने रिलेटिव्स को। इन पत्रों में साबित किया गया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था, और उसी से हमें उस टाइम की सारी सिचुएशन, सारी परिस्थिति का पता चलता है।
महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख आते थे। वो जहाँ भी रहते थे वहाँ पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा होता था। गांधी जी के पास देश दुनिया की सभी बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे और पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ने आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। महात्मा गांधी हमारे आज़ादी के बहुत बड़े नायक थे, हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो वो एक ऐसी हस्ती थी जिसको विश्व जानता था। तो विश्व भर से लोग उनको पत्र लिखते थे, उनसे अपनी समस्याएं या उनसे सुझाव लेते थे। और महात्मा गांधी जी सबको पत्र लिखते थे, पर्सनली अपने आप व्यक्तिगत तौर पर वो पत्र लिखकर और सबको उसका जवाब देते। जैसे आजकल आप देखते हैं ट्विटर पे नरेंद्र मोदी जी है, वो रिप्लाई करते हैं, या हमारे और कुछ मिनिस्टर्स हैं, आप उनको अगर मैसेज करते हैं तो वो रिप्लाई करते हैं। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, एक नया रूप ले लिया है पत्रों ने, लेकिन आज भी उसका काम वही है। महात्मा गांधी ही नहीं आंदोलन और महात्मा गांधी के साथ ही अनेक नायक थे उस समय के, जितने भी लोग थे जिनको दुनिया जानती थी, सभी को लोग पत्र लिखते थे, जो उनके फ़ैन होते थे, उनके प्रशंसक होते थे। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कई पत्रों की संकलन को तो पुस्तकों में भी परिवर्तित कर दिया गया है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू गांधी के लिखे हुए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। मैंने बताया कि जितने भी महापुरुष हैं वे जो एक दूसरे को पत्र लिखते थे, उनसे हमें उस टाइम के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक माहौल के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिली हैं जो उस समय बाकी लोगों को नहीं पता थी, या न्यूज़पेपर वगैरह में भी उस टाइम पर नहीं आई थी। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में, आलीशान हवेलियों में या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, तमाम दुर्गम जंगलों में घिरे गाँव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रहने वाले लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार रहता है। आज भी पत्रों का प्रचलन पुराना नहीं हुआ है, भले ही उसका रूप बदला हो। सब एक दूसरे को अपने सगे संबंधियों की खैरियत जानने के लिए, खुशखबरी जानने के लिए, उनके बारे में बाकी बातें और अपने संदेश भेजने के लिए आज भी सब लोग बेसब्री से इनका इंतज़ार करते हैं पत्रों का। वो चाहे कितने भी दुर्लभ जगह, कितनी भी दुर्गम और दूर की जगह पर रहते हों, सब जगह पत्र पहुंच जाते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुँचते हैं। इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। बहुत दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठियाँ मनी ऑर्डर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, तो वहाँ पर जो उनके दूर के सगे संबंधी हैं वह मनी ऑर्डर करते हैं, पैसा भेजते हैं, तो उनकी जीवन तो उसी के आधार पर चलता है। तो उनके लिए तो इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यह पार्ट जो था वो किसने लिखा था? अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखा था। और इसमें क्या बताया हमें? पत्र की महत्ता। तो बिल्कुल पत्रों की बहुत महत्वता है हमारे लिए। अभी आप भी देखिए, जितने भी आपके स्कूल से आप लोगों को कोई भी संदेश जाना होता है तो मैसेज के थ्रू जाता है। तो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज पत्र का ही एक नया आधुनिक रूप तो है। तो पत्र बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस पाठ को पढ़ें और जो कठिन शब्द हैं उनको अंडरलाइन करें। धन्यवाद।